प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का पीएस पटेल लर्निंग टू अर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यह एक नॉन प्रॉफिटेबल चैनल है और इसमें सभी बच्चों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है चैप्टर संबंधित। और हमने श्रृंखला चला के रखी हुई है पर्यावरण विषय की, जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए तो बहुत जरूरी है ही। साथ ही जो भी प्रतियोगी बच्चे हैं जो भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं प्रतियोगिता की, तो एक बेस, एक फाउंडेशन आप यहाँ से बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज हम फिर से एक नए चैप्टर को लेके आए हैं। तो हम आपको वो चैप्टर तक ले चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यानी बच्चों, अगर धरती पर पानी नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। सब कुछ शून हो जाएगा, सूना हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। तो पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है और लगातार इस पानी के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, तरह तरह के मंत्रालय बनाए जा रहे हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण में प्रयास के लिए पूरे पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पानी के बारे में जानना बहुत जरूरी है और चूंकि हमारे विषय में है और पर्यावरण चैप्टर में है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं जल के बारे में थोड़ा सा। जल का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है, यानी कि H2O होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर H2O बनाते हैं और यही जल का रासायनिक सूत्र होता है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है पर्यावरण विषय का। और पानी के जो अन्य नाम हैं, वो पानी के जो अन्य नाम हम सभी लोग जानते हैं। जल भी कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, अमृत कहते हैं और न जाने क्या क्या इसको कहा जाता है। धरती पे जीवन का आधार है तो जल है। जल का रंग जो है, कोई रंग नहीं होता है, कोई इसका गंध नहीं होती है, यानी रंगहीन गंधहीन ये होता है। अगर आगे हम बात करें इसके, तो चैप्टर की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जैसे मछली होती है बिना पानी के बिल्कुल रह नहीं सकती है, वैसे हम लोग भी अगर पानी हम लोगों को ना मिले तो हम लोग बहुत ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है 7 दिन से अधिक कोई व्यक्ति जीवित रह नहीं सकता बिना पानी के। बिना खाना के आप तो रह सकते हैं, 21 दिन रह लेंगे, लेकिन बिना पानी के आप 7 दिन भी जीवन आपका संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार जीवन के लिए बहुत जरूरी है। न केवल हमारे जंतुओं के लिए जरूरी है बल्कि पौधों के लिए जरूरी है। क्योंकि हमारे जो शरीर बना हुआ है, मनुष्य का शरीर बना हुआ है, इसमें 70% हिस्सा यानी कि 100 में से 70 हिस्सा केवल पानी ही पानी है। अगर ये पानी कम हो जाए तो सोच सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। थोड़े से पानी कमी होने में हमारे शरीर बिल्कुल सूखने लगता है और ओठ सूखने लगते हैं, शरीर सूखने लगता है, बीमार हो जाते हैं। तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और ड्रिप चढ़ाते हैं जिससे कि हमारा शरीर फिट रहे। पौधों के लिए आप जान ही रहे हैं, अगर पौधे की सिंचाई ना की जाए, हफ्ते 10 दिन पानी ना मिले उसको, तो पौधा सूखने लगता है। तो गर्मी के मौसम में तो और जल्दी करना पड़ता है। यानी कि हम सभी समझ चुके हैं कि जल ही जीवन है और जल के द्वारा ही हमारा पेड़ पौधों का और जंतुओं का जीवन संभव है। और एक और खास चीज ये है कि पानी एक ऐसा चीज है, ऐसा एक तत्व है जो कि धरती पर ही वर्तमान में पुष्टि इसकी हो पाई है। बाकी अन्य ग्रहों पर द्रव अवस्था में पानी नहीं पाया जाता। अब हमने बात करी द्रव अवस्था, तो प्रकृति में जो पानी पाया जा रहा है क्या केवल द्रव अवस्था में है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो पानी है वो 3 अवस्थाओं में है। जो पहली अवस्था है उसका नाम है बर्फ अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था कहाँ पाई जाएगी? जो पहाड़ होते हैं और उन पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है। पहाड़ कैसे होते हैं? ये ऐसे पहाड़ रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो इन्हीं पहाड़ों के जो ऊपरी हिस्से होते हैं काफी ऊंचाई पर होते हैं और इन्हीं के ऊपर बर्फ जमी रहती है ऐसे ऐसे। तो ये जो बर्फ होती है, तो ये बर्फ ठोस अवस्था में होती है। और दूसरी बात करें द्रव अवस्था यानी कि पानी की अवस्था, जब दूसरी अवस्था है वो कहाँ होता है? पानी का नदी में, तालाब में, झरने में, समुद्र में। ये सारा पानी जो बहता हुआ पानी होता है ये द्रव अवस्था में होता है। यानी कि अगर बहता हुआ पानी की बात करेंगे तो द्रव अवस्था में होगा। तीसरा होता है गैस यानी कि भाप। तो वायुमंडल में
जो जलवाष्प होती है वही गैसीय अवस्था होती है पानी की। यानी कि जब धूप पड़ती है तो पानी का जो स्रोत होता है वो पानी गर्म होता है, पानी हवा में उड़ता है, या पौधे के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वो पानी जब हवा में उड़ता है तो कहीं न कहीं वो गैसीय अवस्था में आता है, और उसी रूप को हम गैसीय रूप कहते हैं। तो प्रकृति में अगर पानी की हम बात करें तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी है, और पृथ्वी पर जो जल के भंडार हैं, इसी भंडार को हम कहते हैं जलमंडल। क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर जो महासागर हैं, झील हैं, नदी हैं और हिमनद, हिमनद क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं। यानी कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के ऊपर जो ऊपर बर्फ जम जाती है ढेर सारे, एक तरीके से जमी हुई बर्फ को ही हम हिमनद कहते हैं, और बड़ी-बड़ी चट्टानें होती हैं बर्फ की, तो वो हिमनद होते हैं। इसके अलावा जलाशय के रूप में, यानी कि आप नदी, तालाब, झरने जो भी आप जानते हैं, ये जलाशय के रूप में, तालाब के रूप में होता है। अगर हम बात करें पूरे धरती पर जो जल है, अगर हम 100% जल को माने, 100 में से 97%, 97% भाग जो पानी का है वो खारा समुद्री जल। अब आप सोचने का विषय है कि पानी तो जो धरती पर है ही है, लेकिन वो पानी कैसा है? वो पानी ऐसा है, खारा है। कैसा है? खारा है, क्योंकि समुद्री जल है। 97% हिस्सा खारा जल है। अगर हम मोटे-मोटे तौर पर अगर इसको मान लीजिए, उल्टा कर लीजिए, तो पीने योग्य पानी कितना है? मात्र 3% पूरे धरती पर 3% पानी पीने योग्य पानी है। और हम इस पानी को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। सबमर्सिबल, हैंडपंप, ट्यूबवेल या नदियों को पानी को गंदा कर देते हैं। तो ये पीने योग्य जो पानी होता है, इसको हम लोग खराब कर रहे होते हैं, और 97% हिस्सा जो है वो खारा पानी, इसको आप पी नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? समुद्र में बहुत सारे लवण होते हैं, घुले होते हैं, और जिसके कारण इसका स्वाद नमकीन या खारा हो जाता है। इसी वजह से इसको आप पी नहीं सकते हो। अब बचा हुआ है 2.4% पानी, जो हिमनद में पाया जाता है। 2.4, 3% में 2.4% हिमनद में पाया जाता है, और बाकी बचा 0.6% ये कहाँ पाया जाता है? नदी में, झील में, तालाब में पाया जाता है। तो समुद्री जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो जल होता है वो हिम टोपियों और ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ के पिघलने से, वर्षा से मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये उत्तर आपको यही लिखना होगा जो पूछा गया है, उसको भी पढ़ेंगे। यानी कि एक तरीके से पूछा गया था, मीठे जल के स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप जब देखिएगा तो यहाँ से आंसर आप देखते चलिएगा। यहाँ पर दिया, नदियों में प्रवाहित धरातलीय जल, जमीन के नीचे स्थित भूगर्भीय जल, मिट्टी में उपलब्ध नदी के रूप में मृदा जल, झीलें, तालाब और पोखरों में स्थित जल मीठा और ताजा जल कहलाता है, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, जिसके कारण इसको आप पी सकते हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो भी पीने वाला पानी, मीठा जल भी है, वो भी कहीं न कहीं प्रदूषण की वजह से पीने लिए योग्य नहीं बच रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आपके आस-पास तालाब होंगे, कितनी गंदगी तालाब में जा रही होती है, नदियों में लगातार गंदगी जा रही होती है, जिससे कि वो पीने योग्य पानी व्यवस्था नहीं है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक रूप से जो जल होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? बारिश से प्राप्त होता है। नेचुरल रूप से अगर आपको जल प्राप्त करना है तो वो बारिश से प्राप्त होगा। तो भारत सरकार ने ये अभियान चला रखा है, द रेन कैच द रेन अभियान चला के रखा हुआ है, यानी कि बारिश के पानी को पकड़ना, यानी रोकना। वर्षा का यह जल नदियों, नालों आदि से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है। यानी जल चक्र की बात कर रहे हैं, जो बारिश होती है। अब जल चक्र का फिगर अगर आप समझें तो मालूम चला, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर ये नदी है, यहाँ ये पहाड़ है, और यहाँ पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है, यहाँ सनलाइट है। तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है पानी में और पौधे पर, तो यहाँ से भाप निकलती, वाष्प निकलती है पानी, और जहाँ ऊपर जाता है यहाँ पर क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। क्या बनता है? बादल बनता है। यही बादल जो होता है वो फिर संघनित होकर बरसता है। बरस के कहाँ पहुँच बरसता है? पहाड़ों पर, मैदानों पर पानी बरसता है, तो वापस वो नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुँच जाता है, और पहाड़ों पर बरसा तो वहाँ पर बर्फ रूप में जम जाता है, और थोड़ा धीरे-धीरे फिर वापस नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुँच जाता है। तो जल चक्र एक तरीके से चलता रहता है।
अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर जो जल है उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम धरती के जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो स्रोत है उसकी बात करेंगे धरातलीय स्रोत, यानी मिट्टी से, मिट्टी के ऊपर जो पाया जाने वाला स्रोत है वो धरातलीय स्रोत है। दूसरा है मिट्टी के अंदर यानी कि भूमिगत स्रोत, मिट्टी के भीतर आप चले जाएंगे, तल का मतलब ऊपर, धरती के ऊपर, और भूमिगत का मतलब मिट्टी के नीचे का स्रोत। और तीसरा होता है हिमनद यानी कि ग्लेशियर जो होते हैं, तरीके से बर्फ के पहाड़ होते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है धरातलीय स्रोत, यानी धरती के तल पर जो पाया जाने वाला पानी है वो किस रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर भी है, पूछा है कि धरातलीय स्रोत क्या है पृथ्वी के, पृथ्वी पर जल के धरातलीय स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला धरातलीय जल, धरातलीय जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है। और जैसे समुद्र है, नदी है, झील है, तालाब है, इसमें धरातलीय स्रोत में खारा और मीठा हर तरह के जल आते हैं। जो मिट्टी को धरती के ऊपर होगा वो धरातलीय जल हो जाता है। अब हम बात करेंगे, समुद्र की बात करेंगे, तो पृथ्वी पर जो जल का अधिकांश हिस्सा होता है वो महासागर और सागरों में है। और समुद्र का जो जल होता है वो खारा होने के कारण पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक ग्लास भी पानी नहीं पी सकते हैं, और एक एक बूंद में बहुत ज्यादा नमक होता है। समुद्र में विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव पाए जाते हैं, और ये जीव समुद्री जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो समुद्री जीव हैं वो समुद्र में अनुकूलित हैं। अगर आप सादे पानी की मछलियों को समुद्र में डाल देंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, और समुद्री जीव को अगर सादे पानी में डाल देंगे तो वहां पर वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके शरीर में अनुकूलन नहीं हो पाता है। समुद्र के जल में से नमक बनता है, जो हमारे घरों में नमक आता है। तो समुद्र के जल को किया क्या जाता है, मालूम चला समुद्र के जल को लाया गया और बगल में जो मैदान है वहां पर मेड़ बांध दी गई और उसमें समुद्र का पानी जला के भर दिया जाता है। और भरने के बाद जब सूरज की रोशनी से पड़ती है तो इसका जो भाप होती है वो क्या करती है, उड़ जाती है। जब भाप उड़ जाती है तो यहाँ पर ठोस रूप में नमक मिलता है। उसी को लोग लाते हैं हथौड़े से, इसको तोड़ तोड़ कर इसको निकाल लेते हैं, और जो कंपनियां होती हैं इसको ले जाके फिर से रिफाइन कर लेती हैं। लेकिन नॉर्मली जो खड़ा नमक आता है वो तोड़ के इसी को बोरी में भर कर हम तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये नमक हमको समुद्र से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, मानव द्वारा निरंतर दूषित पानी, गंदा पानी जो होता है और वेस्ट मटेरियल जो होता है जो फैक्ट्री से निकलता है उसको हम समुद्र में डाल देते हैं। इसी की वजह से समुद्र का पानी भी प्रदूषित होता जा रहा है। खारा तो था ही, अब प्रदूषण की उसके अंदर समस्या पैदा हो रही है। और इसकी वजह से जो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे बड़े बड़े जीव जंतु हैं उनका जीवन बहुत संकटग्रस्त हो गया है। आप सभी को लग रहा होगा कि कहाँ इतना होता होगा, लेकिन जो आप घर में गंदगी कर रहे होते हैं वो कहाँ जाता है, नाले में जाता है। नाले से कहाँ पहुंचता है, बड़े नाले में, नाले से फिर बड़े नाले से फिर तालाब में या नदियों में पहुंचता है, नदियों से वापस वो बहता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। तो धरातली जल का अगला स्रोत है नदी, तालाब और झील। तो नदी, तालाब और झील तीनों जो है मीठे जल के बढ़िया स्रोत है, यहाँ से पीने का पानी की सप्लाई होती है। और जो झीलें होती हैं वो खारे पानी को भी, जो झीलें होती है वो खारे पानी की भी हो सकती हैं। जो जैसे उड़ीसा हो गया, समुद्र के किनारे वाले जो भी एरिया है वहां पर खारे पानी की भी झील पाई जाती है। होता क्या है, समुद्र है, समुद्र की लहरें आती रहती हैं, और यहाँ पर मान लीजिए मिट्टी डिपॉजिट हो गई, तो समुद्र की लहरें यहीं पे रुकने लगती हैं, यहाँ पर एक सूखा स्थान बन जाता है, तो अंदर जो पानी जो इकट्ठा होता है समुद्र का पानी तो वो खारा पहले से होता है, तो वहीं पर वो एक झील का रूप ले लेता है। तो ये खारे पानी की झील होती है। इसको आप लाइगून भी कह सकते हैं, इस तरह से नाम भी बहुत सारे हैं। तो नदियों के जल का जो स्रोत होता है, जो पानी, जो नदी का पानी जो बह के आता है वो कहाँ से आता है, हिमनद, झरना और वर्षा का जल ही होता है। बारिश हुई किसी एरिया में तो वो बारिश का पानी भी नदी पहुंच जाता है, वो बह के आता है। जो झरने होते हैं वहां से पानी आता है, और प्रमुख स्रोत हिमनद होता है, यानी कि जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो पिघल पिघल के धीरे धीरे पानी उसका आता रहता है। हालांकि बहुत ज्यादा पानी नहीं आता है, ये रास्ते में जो पानी मिल मिल के नदी का पानी बढ़ जाता है। अधिकांश नदियों का जल प्रतिदिन मानव द्वारा गंदा किया जा रहा है। सबसे अधिक पानी कोई अगर धरती पे गंदा कर रहा है तो मानव गंदा कर रहा है, इससे अधिक कोई गंदा कोई जीव नहीं करता है। तो इसको स्वच्छ रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। हमने गंगा नदी के बारे में तो सुना ही है। प्रयाग एक ऐसा स्थान है, आप प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां आकर आपस में मिलती हैं। अच्छा, सरस्वती नदी ऐसी है जो कि विलुप्त है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, ये दोनों नदियां हमको दिखाई पड़ती हैं। तो अगर हम बात करें प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जाहिर सी बात गंगा नदी है। अगर हम और जानना चाहें नदियों के बारे में,
तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। यानी कि भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत से होकर जाने वाली सिंधु है। दूसरे पर आती है ब्रह्मपुत्र आती है। याद रखना है इसको बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदियों में दूसरे नंबर पर आती है। और तीसरी नदी की बात करेंगे तो वो है गंगा नदी। कौन सी नदी आती है? गंगा नदी। इस प्रकार ये नदियों का प्रमुख क्रम है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अगर पूर्ण रूप से भारत की बात करें तो सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी उत्तर भारत की। ब्रह्मपुत्र चीन के बॉर्डर से होकर बहती है। और सिंधु नदी ये पाकिस्तान में अधिकतर हिस्से से बहता है। तो इस प्रकार ये नदियों को पूरा छोटी छोटी जानकारी हो गई। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी गंगा है। अब दूसरा जो सेक्शन आता है, स्रोत आता है, पहली बात हमने धरातली जल की बात करी थी, अब मिट्टी के अंदर जो भूमिगत जल है इसके बारे में बात करें तो धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा क्या होता है, रिस रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है। इसी को हम भूमिगत जल कहते हैं। यह जल अधिक शुद्ध होता है। जब मिट्टी से रिस्क जाएगा तो ऊपर की गंदगी वो नीचे नहीं जा पाती है और बढ़िया शुद्ध पानी नीचे पहुंच जाता है। और इस जल को हम किसके माध्यम से बाहर निकालते हैं? कुआं खोद कर, हैंडपंप लगा के, नलकूप के माध्यम से इसको हम प्राप्त करते हैं। तो भूमिगत जल का जल जो होता है, भूमिगत जल होता है, उसका मानव द्वारा दोहन करने से जल का स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। पहले मालूम चला, लोग बताते हैं कि 20 फुट 30 फुट पर पानी मिल जा रहा था। अब जो है ये पानी का स्रोत बढ़ते बढ़ते कहीं कहीं तो 120 से 150 फुट तक पानी नीचे चला गया है। वहां से पानी लोग निकाल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, मैक्सिमम पानी की जो क्षमता है वो 400 फुट तक है। इससे नीचे से पानी आप निकाल नहीं पाएंगे और पानी जाता भी नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक एक बूंद के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो हमको पानी को बचाना है, भूमिगत जल की सुरक्षा करना, ये हमारा एक संसाधन है। जैसे हमारे पास पैसे होते हैं, पैसे को बचा के रखा जाता है, वैसे पानी को बचा के रखना है। तो वर्षा के जल को तालाब में, झील में, बांध में या खेतों में रोककर भूजल का स्तर को बढ़ा सकते हैं। और वर्षा जल को इस प्रकार रोकना, हम इसे कहते हैं वर्षा पुनर्भरण या रिचार्ज कहलाता है। यानी कि पानी को वापस से रिचार्ज कर देना। कुओं का जल मानव द्वारा प्रदूषित होता है। हमें कुएं से पानी निकालते समय साफ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। कुएं के आसपास नहाना नहीं चाहिए, ना कपड़ा धोना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है, जो हैंडपंप है आप लगवा रहे हैं, अगर वहीं से सीवर लाइन गई हुई है तो वहां आप बिल्कुल भी हैंडपंप ना लगवाएं। अगर ऐसा करेंगे तो सीवर का जो गंदा पानी है वो हैंडपंप के पानी में मिलकर उसे गंदा कर देगा, और हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा हैंडपंप जहां लगाएं वहां पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि जहां हैंडपंप लगा हुआ है वही पानी भरा हुआ है, तो उससे जो पानी होगा वो खराब हो जाएगा। चलिए, अब जो तीसरा स्रोत है, जो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है हिमनद। इसको हम ग्लेशियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर भी कहते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? अब इसमें आपको उतना स्पष्ट चित्र दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ग्लेशियर क्या होते हैं? ये पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वो बर्फ से ढके होते हैं, और ये बर्फ पिघल कर पर्वतीय ढालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती है और नदियों में मिल जाती है। यह पृथ्वी की धरातली जल का पानी का सबसे बड़ा भंडार है। अगर धरातली जल की बात करें, मिट्टी के ऊपर जो पानी पाया जाता है वो मिट्टी की सतह पर पाया जाने वाला पानी सबसे बड़ा स्रोत यही है। और ये स्वच्छ भी होता है और मीठा भी होता है। स्वच्छ भी होता है और मीठा भी होता है। सबसे बड़ा स्रोत पानी कौन सा है धरती के ऊपर? वो है हिमनद है, जो कि पीने योग्य पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हमको इसको बचा के रखना है, इसका संरक्षण करना है। अब हम बात करते हैं मानव के लिए जल क्यों जरूरी है। मनुष्य क्यों पानी यूज करता है? तो जल का जो यूज है वो यह है, खेती करना है, घरे उद्योग कोई लगाए हैं, कोई फैक्ट्री लगी है, कोई घरेलू कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए यानी पौधे आप लगा रहे हैं तो वहां जरूरत है। और मनोरंजन आदि के कार्यों में भी आपने देखा होगा फव्वारा वगैरह लगा होता है। तो बहुत सारे मनोरंजन कार्य में भी पानी की जरूरत पड़ती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, बिजली जैसे बनती है वहां पानी की जरूरत पड़ती है। कोयले के समय कोयले को जब जलाते हैं तो पानी के माध्यम भाप से ही बिजली पैदा होती है। और बहुत सारे काम हैं। टॉयलेट में भी देखिए, यहाँ पर टॉयलेट है, वहां पर पानी की जरूरत है। खेती के लिए जरूरत है, कपड़े धुलने के लिए जरूरत है, मंजन करने के लिए जरूरी है, खाना बनाने के लिए जरूरी है। और
नहाने के लिए जरूरी है। तो चलिए कृषि के बारे में देखते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए जल बहुत जरूरी है और इसी के माध्यम से फसल, अनाज और सब्जी उगाए जाते हैं। पृथ्वी पर जितना भी पानी है, जो अच्छा पानी है, उसका 70% हिस्सा केवल और केवल सिंचाई में प्रयोग होता है। यानी कि पीने वाले पानी का मैक्सिमम यूज कहाँ है? सिंचाई में यूज होता है। इसके अलावा कुछ व्यावसायिक रूप से मछली पालन में भी पानी का इस्तेमाल होने लगा है। अब बात करते हैं उद्योग में, यानी कि इंडस्ट्री में। तो जैसे ताप विद्युत संयंत्र है, वहां पर जल का प्रयोग किया जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। नवकी संयंत्र होती है, वहां पर जल का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं, शीतलक के रूप में करते हैं। और खाने पीने के सामान, दवाओं को बनाने में भी जल का प्रयोग किया जाता है। आप घरेलू कार्य की बात करें, आप नहा रहे हो, कपड़ा धुल रहे हो, पीने के लिए, खाने के लिए, बागवानी के लिए पानी की जरूरत है। अगर हम बात करें मनोरंजन के लिए, तो वाटर पार्क देखा होगा आपने। झरने, झील आदि और जलाशयों का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी होता है। इसके अलावा पर्यटक जाके वहां पर लोग तैराकी करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, नाव खेते हैं, इसका आनंद लेते हैं, तो इसमें पानी की जरूरत होती है। घर की साफ सफाई करना है, परिवेश साफ करना है, तो भी पानी की जरूरत होती है। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमको इस तरह से पानी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इनको बचा के रखना है। अब प्रश्न नंबर आता है, पहला नंबर, प्रश्नोत्तर की बारी आती है। तो प्रश्नोत्तर इसी हिस्से में हल कर लेते हैं। यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफी समझ में आया होगा। चलिए प्रश्नोत्तर आपको फटाफट टिक लगा लीजिए। समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि समुद्र क्या का जल कैसा है? खारा है। खारा होने के कारण पीने योग्य पानी नहीं है। इसके अलावा जल के कौन कौन से स्रोत हैं? तो जल के जो स्रोत थे, उसमें तीन स्रोत आए थे। एक आया था धरा तलीय स्रोत, दूसरा था भूमिगत स्रोत, भूमिगत भूमिगत और तीसरा था हिमनद। तो ये जल के प्रमुख स्रोत हैं। और मीठे जल का जो स्रोत है, उसकी सूची की बात की गई थी, तो हमने अभी चर्चा की थी। सॉरी, का खदान के बजाय मैंने 1 2 3 4 लिख दिया है उत्तर इसको, तो समझ लीजिएगा इसको। ये मैंने जो उत्तर लिखा है 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको मैंने इस तरह से उत्तर लिख दिया है, आप लोग समझिएगा इसको। तो इसको मैंने का एक तरीके से इसको मैंने नहीं दे दर्शाया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं जो का नंबर को उत्तर, एक बार फिर से हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न हमने इकट्ठे पढ़ लिए। अगला है, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? जल के धरातलीय स्रोत से आप क्या समझते हैं? और प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है? इस छोटे प्रश्न को उत्तर हम इकट्ठा देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा, या अपने किताब में टिक लगा लीजिएगा, टिक किताब से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो जल द्वारा, यहाँ से उत्तर नंबर 4 आप लगाइएगा, यहाँ से यहाँ तक जल द्वारा ही हमारा हमारा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जीवन संभव है। हमारे जीवन में विभिन्न गतिविधियों के लिए भी जल आवश्यक होता है। यह उत्तर नंबर चौथा हो गया। उत्तर नंबर छठवां है कि प्रकृति में जल किन रूपों में पाया जाता है? तो इसको उत्तर नंबर छठवां का मतलब है, ये जो 4 नंबर आया था, वो 4 नंबर का उत्तर है। ये 4 का नंबर घा नंबर का उत्तर है, ये पहले की घा नंबर का। और आइए देखते हैं तीसरा, यानी कि गा नंबर का उत्तर। पहले के गा नंबर का जो उत्तर होगा, तीसरा नंबर तो नहीं होगा। ये नदियों के में प्रवाहित धरातलीय जल, जमीन के नीचे स्थित भूगर्भीय जल, मिट्टी में उपलब्ध नदी के रूप में मृदा जल, झीलों, तालाबों और पोखरों में स्थित जल मीठा या ताजा जल कहलाता है, क्योंकि इसमें इनमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण यह जल पीने योग्य होता है। तो आप अपनी किताब में यहाँ से नदियों से लेकर चिन्ह लगाएंगे, पीने योग्य होता है। आप ध्यान से लगा लीजिए, उससे लिखना आसान होगा, वीडियो से लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चाहे तो आप इसको रोक कर भी लिख सकते हैं वीडियो को। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा नंबर, यानी कि पहले खा नंबर
तो ख नंबर में दिया था पृथ्वी पर जल के स्रोत कौन कौन से हैं, हमने वहां भी बताया, धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद, 3 तरह के स्रोत हैं पृथ्वी पर। तो इसको उत्तर आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अंगा नंबर पहले का अंगा, इसका उत्तर क्या है? धरातली जल के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें दिया है पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाला धरातली जल के स्रोत अंतर्गत आते हैं समुद्र, नदी, झील और तालाब। तो ये उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर हो गया। धरातली स्रोत से लेकर तालाब आदि तक आप चिन्ह लगा लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर पहले का अंगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न का। 4 नंबर तो हो ही चुका है, यानी कि सारे आंसर यहाँ पर हमने कर लिए। अब देखते हैं अगला खाली स्थान। तो पहले वाले में दिया है पृथ्वी पर उपयोग होने वाले कुल जल का सबसे अधिक भाग कहाँ प्रयोग होता है? सिंचाई में प्रयोग होता है। सिंचाई लिख लीजिए यहाँ पर आप। समुद्री जल में लवणों के घुले होने के कारण यह जल क्या होता है? खारा हो जाता है, यहाँ खारा भरेंगे। हिमनद पीने योग्य जल का स्रोत है। और इसके अलावा यस, इसमें आप लिख सकते हैं नदी जल का भी स्रोत है, नदी जल का स्रोत है, नदी जल का स्रोत है, पीने योग्य चाहे नदी जल कह सकते हैं। इसको आप नदी भी लिख सकते हैं, नदी के जल का प्रमुख स्रोत है। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप होता है। अब सही गलत का चिन्ह। नदी भूमिगत जल का स्रोत है, गलत। जल ठोस द्रव गैस अवस्था में पाया जाता है, सही है। समुद्र का जल मीठा होता है, ये भी गलत है, खट्टा खारा होता है। प्रत्येक जीवधारी के लिए जल जरूरी है, बिल्कुल सही है। अब तीर लगाना है। नदियां नालों का जल समुद्र में मिलता है, सही है। यहाँ से यहाँ तक तीर लगा लेना है, पहले का तीसरे में लगाना है, समुद्र में मिलता है। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, आखिरी में लगाएंगे। प्राकृतिक रूप से उपयोगी जल सीमित मात्रा में होता है, पहले में लगाएंगे तीसरे को। फिर चौथा वाला दिया गंगा और यमुना नदी का संगम, इसको दूसरा में लगाएंगे, प्रयाग में होता है। फिर आखिरी वाला नदियां मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें चिन्ह लगा लेंगे। इस प्रकार ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को काफी फायदा हुआ होगा, आपने प्रश्नोत्तर भी कर लिए होंगे और आपको चैप्टर भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।